अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा जो है वो प्रीवियस लेक्चर के बारे में देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो क्या डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने देखा था स्क्रू गेज के बारे में कि स्क्रू गेज क्या होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने उसमें जो है वो स्क्रू गेज को लास्ट लेक्चर में देखा था। स्क्रू गेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्क्रू गेज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने स्क्रू गेज देखा था हमने पिक्चर के थ्रू कि स्क्रू गेज होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है। उसके अलावा हमने पिच ऑफ स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था, फिर इसका लिस्ट कम देखा था, फिर हमने कुछ इसके एरर्स को देखा था कि एरर कब नहीं होता, कब पॉजिटिव एरर होता है और कब नेगेटिव एरर होता है। तो ये लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा जो है वो हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा था। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो ये देखा था कि पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और जदीद दौर में यूज़ होने वाले मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा था। मैंने आपको बताया था पुराने ज़माने में जो है बीम बैलेंस यूज़ होता था, जबकि जदीद दौर में फिजिकल बैलेंस जैसे जो है वो जदीद इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके थे। फिर हमने फिजिकल बैलेंस को देखा था। फिजिकल बैलेंस के अंदर हमने देखा था कि कैसे मेजरमेंट की जाती है किसी भी मैच की। उसके बाद हमने लीवर बैलेंस को देखा था। लीवर बैलेंस भी रिजेंबलिंग टू द फिजिकल बैलेंस है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बाद हमने जो है वो इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन को डिस्कस किया था कि इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन क्या होता है और कौन सी जो है वो एक्यूरेट है इनमें से। हमने वो देखा था कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टॉप वॉच। ये भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। हमने पिछले लेक्चर में जो है वो कुछ लेंथ के और बाकी जो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे थे। मेरे पुराने लेक्चर अगर आप निकाल के देखें तो उसमें हमने जो है वो लेंथ के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख लिया। अब हमने जो है उसके बाद हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख लिया था। अब हम 9th क्लास की टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक है दैट इज स्टॉप वॉच, हम इसको देखने लगे हैं कि स्टॉप वॉच क्या होती है। अच्छा जी, स्टॉप वॉच एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी और उसको मेजर करने के लिए जो है वो यूज होता है। तो स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। इवेंट कहते हैं कुछ भी काम करना। कोई भी आप काम कर रहे हो, उस काम के दौरान जो है वो कितना टाइम आपको लगा है, वो टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए जो है वो क्या यूज होती है, स्टॉप वॉच जो है वो एक यूज की जाती है। ठीक हो गया। हमारे पास दो तरह की स्टॉप वॉचेज जो है वो लेबोरेटरी के अंदर यूज होती है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड सेकंड वन इज डिजिटल स्टॉप वॉच। आइए इन दोनों स्टॉप वॉच के दरमियान जो है वो पहले डिफरेंस को देखते हैं। अच्छा जी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो आपके पास टाइम इंटरवल जो है वो मेजर कर सकती है अबव अप टू 0.1 सेकंड। मतलब 0.1 सेकंड तक जो है वो आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच मेजर कर सकती है। लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो 0.01 सेकंड तक जो है वो टाइम इंटरवल को मेजर कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल स्टॉप वॉच से डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो बेहतर है, क्योंकि 0.01 सेकंड तक मेजर कर सकती है, जबकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो 0.1 सेकंड तक मेजर कर सकती है। अच्छा, ये दिखने में कैसी हैं, ये आपके सामने जो है वो आपको कुछ दो स्टॉप वॉचेस नजर आएंगे। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के नीचे मैकेनिकल स्टॉप वॉच बनी हुई है, डिजिटल स्टॉप वॉच भी आपको साथ नजर आ रही होगी। तो ये दो स्टॉप वॉचेस जो है वो बहुत ज्यादा लेबोरेटरी के अंदर जो है वो यूज होती है। और इसमें से एक्यूरेट जो है वो कौन सी है, एक्यूरेट और रिलायबल ज्यादा जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टॉप वॉच को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देखते हैं, जिसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच को, उस मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ऊपर ना एक नॉब लगा होता है। हम क्या करते हैं उस नॉब को जो है वो हम प्रेस करते हैं। ये नॉब जो है ये काम करता है पावर्स का, जो कि वॉच को पावर देता है। ठीक है, ये नॉब से हम इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके पास जब हम एक दफा इस नॉब को प्रेस करते हैं तो आपकी वॉच की क्लॉक जो है वो क्या कर देती है, स्टॉप वॉच चलना स्टार्ट कर देती है। एक दफा प्रेस करने पर आपकी स्टॉप वॉच ने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। जब हम नॉब को सेकंड टाइम जब प्रेस करेंगे तो आपकी वॉच क्या हो जाएगी, आपकी वॉच स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो आपका टाइम इंटरवल जो है वो स्टार्ट हो गया, आपकी क्लॉक जो है वो चलना शुरू हो गई। जैसे ही हमने सेकंड टाइम इसको प्रेस किया तो आपकी वॉच जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जब हम इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो आपकी जो है वो स्टॉप वॉच जो है वो दोबारा क्या वैल्यू शो करेगी, जीरो वैल्यू शो करने लग जाएगी। उसकी नीडल जो है वो बैक टू कहां चली जाएगी, जीरो पर चली जाएगी। तो ये आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज करने का तरीकाकार है। ठीक है, हम डिजिटल स्टॉप वॉच को जो है वो यूज करने का तरीका देखते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो आपके पास एक टाइम, इसके अंदर जो है एक बटन लगा होता है। उस बटन को प्रेस करने से हम जो है इसके दरमियान टाइम लैप्स फाइंड कर सकते हैं। वो बटन जो है वो स्टार्ट और स्टॉप दोनों का एक जैसा काम करता है। उसी बटन से हम स्टार्ट करते हैं, उसी बटन से हम स्टॉप करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जब आपका एक दफा जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन प्रेस कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो आपकी जो है वो टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम उसे दोबारा प्रेस करते हैं
तो वो स्टॉप हो जाता है और स्टॉप होने के बाद जो है आपको टाइम इंटरवल जो है वो शो हो जाता है। फिर हम जब रीस्टार्ट बटन को जो है वो प्रेस करते हैं तो आपकी जो रीडिंग होती है वो 0 पे चली जाती है और आपको दोबारा इनिशियल रीडिंग जो है वो 0 शो करना शुरू कर देता है। तो ये जो तरीकाकार था ये हमारे पास था स्टॉप वॉच को जो है वो यूज करने का। और ये स्टॉप वॉच की कौन सी टाइप थी? ये स्टॉप वॉच की डिजिटल स्टॉप वॉच थी जिसको यूज करने का ये तरीकाकार था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टॉप वॉच थी जो कि टाइम इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होती थी और टाइम आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी है तो लिहाजा ये क्या है आपके पास फिजिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। दिखने में आपको सामने जो है वो आपको राइट साइड पर जो है वो मेजरिंग सिलेंडर शो हो रहा होगा। तो मेजरिंग सिलेंडर को देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो शीशे का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जो है वो एक सिलेंडर होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेजरिंग सिलेंडर जो है वो शीशे का या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जो है वो बना होता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ एक स्केल लगा होता है इसके सेंटर में और वो स्केल जो होता है ना वो मिलीलीटर के अंदर जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करता है। तो मेजरिंग जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है उसके ऊपर जो स्केल लगा होता है वो किसमें रीडिंग कैलकुलेट करता है? मिलीलीटर में। और ये यूज किस लिए होता है? ये वॉल्यूम को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। हम इसको आगे जाकर देखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर का जो यूज है वो किन किन चीजों के लिए किया जा सकता है। ठीक हो गया। आपने अभी तक ये याद रखना है कि इसके ऊपर जो स्केल लगा होता है वो मिलीलीटर के अंदर जो है वो आपके वॉल्यूम को मेजर करता है। अच्छा जी, मेजरिंग सिलेंडर की कुछ डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं। डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर आपको मेजरिंग सिलेंडर मिल जाता है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक आपको किसी भी कैपेसिटी का जो है मेजरिंग सिलेंडर इजीली अवेलेबल होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है मेजरिंग सिलेंडर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई वो यूज मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पर जो अभी बात मैंने आपको बताई थी तो वही बात यहाँ पर दोबारा करता हूँ कि हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर जो है वो यूज किया जाता है किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी पाउडर सब्सटेंस का, ऐसा सब्सटेंस जो पाउडर फॉर्म में हो उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो है मेजरिंग सिलेंडर यूज होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर शेप का जो सॉलिड होता है, जो इर्रेगुलर शेप जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो उस शेप का जो है वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हम जो है मेजरिंग सिलेंडर के उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम वाटर का जो है हम लिक्विड जो है वो उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिक्विड फिल करने के बाद हम उसकी मेजरिंग जो है वो मेजर कर लेते हैं कि इसमें कितने लेवल का जो है वो लिक्विड है। उसके बाद हम इर्रेगुलर जो है सॉलिड सब्सटेंस उसमें डालते हैं और पानी जो है वो थोड़ा सा ऊपर आता है, राइज करता है। हम दोबारा उसकी रीडिंग कैलकुलेट करते हैं और फिर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू जो है, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है ये भी आप प्रैक्टिकल के सेशन में आप देख लेंगे। प्रैक्टिकल सेशन के अंदर आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज करना वहां पर सीख लेंगे। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू जो है हम इर्रेगुलर सॉलिड शेप का भी जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर वॉल्यूम को मेजर करते कैसे हैं। हाउ टू मेजर अ वॉल्यूम। देखें, सबसे पहले क्या करें, आपका जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रख लें ताकि वो जो है वो उसका जो बैलेंस वाटर उसके अंदर जो भी चीज है लिक्विड जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिलेंडर को जो है वो प्लेन सरफेस के ऊपर जो है वो रख लेंगे। प्लेन सरफेस के ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमने लिक्विड रखना होगा, फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या करेंगे उसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। पानी को ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, हमने ना जहां पर पानी का लेवल होगा, फॉर एग्जांपल पानी यहाँ तक फिल हुआ है, आपने अपनी आंख को इस पानी के बिल्कुल लेवल के बिल्कुल साथ लेकर आना है। ठीक है, अपनी आंख को हम बिल्कुल पानी के लेवल के साथ लेकर आएंगे तो जो रीडिंग आपकी इस मिलीलीटर स्केल के ऊपर शो हो रही होगी वो उस पानी का जो है वो वॉल्यूम होगा इन मिलीलीटर। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट और इनकरेक्ट जो है वो मेथड कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम में आपको नजर आ भी रहा होगा कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड के अंदर आप देखें तो हम ऊपर से जो है वो मुआयना कर रहे हैं, ऊपर से जो है हम रीडिंग देख रहे हैं तो वो इनकरेक्ट रीडिंग आएगी, वो कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आंख जो है बिल्कुल पानी के लेवल पर होनी चाहिए। आप राइट साइड पर जो है वो डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि जब तक आपकी आंख पानी के लेवल पर नहीं होगी तब तक जो है वो आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। तो ये तरीकाकार है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो है वो बड़ा जो लिक्विड होता है उसका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, ये आपके पास जो है वो मेथड होता है। ठीक हो गया। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अपने ऑन कर लें ताकि जो है हमारे आने वाली नई वीडियो से जो है फायदा उठाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। और इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी नेविगेशन बार पे प्लेलिस्ट का आइकन शो होगा। आप उस प्लेलिस्ट आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो आप हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं उससे भी फायदा उठा सकते हैं। तो लाजमी अपने बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लीजिए। अच्छा, अपने काम को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? देखिए, अभी तक हमने जितनी भी मेजरिंग की, अब हमें इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू है, वो कैसे आती है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपकी इस बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर को स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की आपकी डेफिनेशन और ये पेज के ऊपर आपको नजर आ जाएगी। तो हमारे पास हम इसको रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर। आप देखें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने पढ़ा था कि एक्सप्रेस करने के लिए दो जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट वन इज नंबर एंड सेकंड वन इज सूटेबल यूनिट। तो ये दो चीजें आपके पास होती हैं। हम जब भी किसी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या हम फिजिकल क्वांटिटी को जब भी मेजर करते हैं, तो हमने याद रखना है कि हमारे पास जो है उसके अंदर एक वैल्यू होती है और एक क्या होता है, यूनिट होता है। अब उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं और फैक्टर्स आपको इस रेड बॉक्स में नजर आएंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी क्या है। जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है उसकी एक्यूरेसी के ऊपर। दूसरे नंबर पे आप कितने परफेक्ट हैं, आप कितने जो है वो स्किल के साथ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी स्किल डिपेंड करती है। अगर एक एक्सपीरियंस स्किल वाला बंदा है, वो रीडिंग निकाल रहा है, जाहिर बात है उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास स्किल है, तो वो अच्छी रीडिंग निकाल सकता है। इस तरह आपके पास कि आप कितनी ऑब्जर्वेशंस, आप ज्यादा ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो रीडिंग जो है वो एक्यूरेट हो। तो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाली है, वो भी एक्यूरेसी की तरफ जो है वो इशारा करती है। ठीक हो गया? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ना एक स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट ने एक बुक ली और उस बुक को उसने क्या किया, एक मेजरिंग टेप के साथ उसकी लेंथ जो है वो मेजर की। ठीक हो गया? मेजरिंग टेप ले लें, रूलर ले लें, जो आपका दिल करे, आप कोई भी जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। जब हम जो है वो मेजरिंग टेप या मीटर रूल की बात करते हैं, तो मीटर रूल या मेजरिंग टेप से जो है वो उसने जब उसकी रीडिंग ली, तो उसकी रीडिंग आई 18 सेंटीमीटर। उस बुक की रीडिंग क्या आई? 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि हम सिग्निफिकेंट को फाइंड कैसे करते हैं। अभी याद रखें कि 18 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इनमें से 1 जो है ना वो एक्यूरेट है, क्योंकि 18 है ना, हो सकता है 19 हो सकता है 17 हो सकता है 16 हो, इतना ही फर्क आएगा ना, ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा। तो 1 जो है वो एक्यूरेट है, लेकिन 8 जो है ना उस पर अभी डाउट है, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है? तो हमने क्या किया, उसी बुक को एक और स्टूडेंट के हवाले कर दिया। ठीक है? उस स्टूडेंट ने, अनदर स्टूडेंट, उसने क्या किया, उसी बुक को दोबारा जो है वो मेजरिंग टेप के साथ जो है वो मेजर किया और उसकी लेंथ क्या आई? 18.4 सेंटीमीटर। देखें, फर्स्ट स्टूडेंट ने किया तो 18 सेंटीमीटर है, दूसरे स्टूडेंट ने किया तो 18.4 सेंटीमीटर है। अब 18.4 सेंटीमीटर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकाले तो 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 1 है, एक 8 है और एक 4 है। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर जो 1 और 8 है वो एक्यूरेट है। हो सकता है 18.4 की जगह 18.5 हो, 18.3 हो, क्योंकि 4 पे डाउट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 और जो आपके पास 1 है वो एक्यूरेट है, लेकिन 4 जो है वो अभी भी डाउटफुल है। हमने क्या किया, हमने एक इसी बुक को जो है वो एक और स्टूडेंट के हवाले कर दिया। उस स्टूडेंट ने जो है वो उस बुक को फिर मेजर किया सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ और इसकी रीडिंग आई 18.425 सेंटीमीटर। 18.425 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ये गौर से समझिएगा। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, 1, 8 और 4। अब आप पूछेंगे जी आगे 25 भी तो है, ये भी तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। देखें, आप जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इस चीज को मेजर कर रहे हैं, आप जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इस चीज को मेजर कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट ही इतना है कि वो 0.1 से आगे कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब 18.4 से आगे उसकी मेजरमेंट है ही नहीं, तो ये 25 आया है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 1 एंड 8 आपके पास एक्यूरेट है, 4 डाउटफुल है, और आपके पास 2 और 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि आप जो रीडिंग ले रहे हो इन लास्ट 2 डिजिट्स की, वो इस रूलर से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एग्जांपल है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की। ठीक हो गया? तो हम इस बुक से देखें, हमने 3 ऑब्जर्वेशंस ली। इन 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ हमें पता लगा कि वैल्यू एक्यूरेट कितनी है, वो वैल्यू एक्यूरेट 18.4 बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। अगर हम एक ही रीडिंग लेते तो वो 18 सेंटीमीटर आती है। अब देखें कितना फर्क है, 0.04 0.4 का जो है वो फर्क आ रहा है, 0.4 सेंटीमीटर का। इट्स मीन हम ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी के चांसेस उतने ही क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी आपके पास वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो देखें, हाउ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ये आपके पास रूल्स जो है ना, आपको सिग्निफिकेंट फिगर की बुक के साइड पर जो है ना, वो आपको बॉक्स के अंदर ये टेबल नजर आएगा। इसके अंदर कुछ 4 रूल्स लिखे हुए हैं। इन 4 रूल्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल देखें, आपके पास डिजिट
जीरो के अलावा अदर देन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं 2 7 3, जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अभी हम इस जीरो को जरा बाद में देखते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जीरो के अलावा आपके पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल नीचे देखिए 27 लिखा हुआ है, 27 के अंदर 2 और 7 कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब उसके सिग्निफिकेंट कितने, सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 2 है। उसके अलावा 275 वैल्यू है, 275 के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 7 और 5 यानी 3 है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी अगर वैल्यू ले लें, हम 125 वैल्यू ले लेते हैं, तो 125 के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके अलावा अगर हम 2153 ले लेते हैं, जिसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप कोई भी वैल्यू ले लें, उसमें जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये था आपके पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान अगर जीरो आ जाए, मतलब 102, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, ये रूल नंबर 2 कहता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल से ज्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल देखें, आपके सामने आपको नजर आ भी रही होगी, 2705 एक नंबर है, 2705। इसके अंदर 2 7 और 5 जीरो के अलावा ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन अब यहां पर जीरो देखें, जीरो जो है वो आपका 7 और 5 के दरमियान है, यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 4 हुए। कौन कौन से? 2 7 0 और 5। तो ये क्या आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2 7 0 5, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का एक आसान वे आपको बताता हूं कैलकुलेट करने का। आप दरमियान में पॉइंट को इग्नोर करते हैं, अगर पॉइंट हो ना तो पॉइंट को जरा इग्नोर करके देखें आप इस वैल्यू कितना पढ़ेंगे। शुरू वाले जीरोस जो है वो कैलकुलेट नहीं ना करते, एंड वाले कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए आप वहां से बड़ी आसानी से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल सकते हैं। आगे एग्जांपल देखें, आपको समझ आएगी। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, आपके पास जो एंड पे आते हैं ना जीरोस, किसी भी नंबर के एंड पे आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 275.00 वैल्यू है, 275.00। आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो वो तो हम नहीं देखते ना, लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट को इग्नोर करने के बाद ये वैल्यू क्या बनेगी? 27500। तो इसका मतलब हम ये दो जीरोस अब काउंट करेंगे, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 5 हुए। कौन कौन से? 275 और 2 जीरोस, तो कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर हो गए। हम पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट को छोड़ने के बाद हम पूरी वैल्यू को एज अ होल पढ़ेंगे, तो ये बनेगी 27500। तो हम देखेंगे अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो कितने हैं। ठीक हो गया, ये था आपके पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 को हम देखते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास डेसिमल से पहले या किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले लगने वाले जीरो जो है वो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, उनको आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहोगे। फॉर एग्जांपल 0.027, 0.027 के अंदर अगर आप पॉइंट को इग्नोर करें तो ये बनता है 0027। हम पढ़ेंगे क्या? सिर्फ 27 पढ़ेंगे ना, शुरू वाले जीरोस को तो हम नहीं पढ़ते। तो 27 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 2। इसका मतलब अगर हमारे पास किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर जो है वो शुरू वाले जीरोस जो है हम कैलकुलेट नहीं करते, तो शुरू वाले जीरोस छोड़ने के बाद जो बाकी वैल्यू होगी वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही है 0.027, इसके अंदर जो है हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दैट इज 27। ठीक हो गया। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 0.03 अगर हम ले लेते हैं, तो 0.03 के अंदर जो है हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो 3 है। शुरू वाले जीरो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट करने का जो है वो टॉपिक था। यहां तक आपका जो है वो 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 था, और हमारा आज का जो है वो टॉपिक भी यहां तक था। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपको हमारे इस टॉपिक, हमारे इस लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट .pk को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप जो है वो आने वाली मजीद वीडियो से फायदा उठा सकें। तो आपको इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी का आप कमेंट में मुझसे बासानी जो है पूछ सकते हैं। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।